कौन सत्य है? अब सही बात को बताना है, ऑप्शन मैंने नहीं लिया हुआ है, मैं सीधे सीधे बात करती हूँ कि मराठा प्रशासन के बारे में क्या सही है। तो आप याद रखेंगे मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। बात आया कि आपने को समझ में, यह याद रखना है आपको। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है ये देखो, मराठों का कौन से स्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण था। देखो यहाँ का जो प्रशासन है उसको मराठों ने क्या किया था ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक जो पार्ट था जिसको खालसा क्षेत्र कहा जाता था, तो इस खालसा क्षेत्र पर इनका क्या होता था, पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकार होता था, ठीक है। और एक को आप बोल सकते हो मोटा मोटा तौर पर किराया पर दे देते थे, ऐसा मान करके आप चल सकते हैं, जमींदारों को दे दिया जाता था कि तुम यहाँ पर खेती करो, किसानी करो, जो करना है करो, पैसा हमको लाला कर दे दिया करना। आया क्या बात अपने को समझ में? तो आपको याद रखने इसके बारे में जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तो चीजें और मजेदार तरीके से आपको समझ आएंगी। डिटेल वाली क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख से। जैसे 27 को क्या होगा, महिला सुपरवाइजर का पेपर होगा, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक तो मैं भी लूंगी भाई, है ना। उसके बाद 1 तारीख से क्या होगा, प्रॉपर वे में सीजीपीएससी की हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को फॉर्म डल जाता है, ये आप मान करके चलिए सीजीपीएससी का। तो जो बच्चे बहुत डिटेल में और बहुत शुरू से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर के हर सब्जेक्ट को, तो 1 तारीख से प्रॉपर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ जाना है और अच्छे से तैयारी करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि पीडीएफ परचेज करने की आपको जरूरत ना पड़े। क्लियर है क्या चीजें? अच्छा, ये आधुनिक इतिहास हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो आपका आधुनिक इतिहास है, ये तीनों के पीडीएफ अवेलेबल है बेटा। आप लोगों में से किसी को भी चाहिए तो व्हाट्सएप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। चीजें क्या हमारे यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से हमको समझ आ गया कि मराठों का छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था, तो आप बताएंगे कि मराठों का खालसा क्षेत्र पर, कहां पर, खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। कहां पर था बेटा? खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। यहां तक पॉइंट हमारे क्लियर? आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? ध्यान रखो, यहां पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री है जो कि मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो नाम आपको याद रखना है, कोलब्रुक। कोलब्रुक नाम का एक विदेशी यात्रा था जो मराठों के काल में छत्तीसगढ़ का भ्रमण करने आया था। यहां से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो कोलब्रुक नाम का विदेशी यात्री आया था, एक्चुअली में जब ये यहाँ आया तो उस टाइम पर किसका शासन चल रहा था? तो आप याद रखेंगे जब ये कोलब्रुक आता है बेटा, उस टाइम पर यहाँ पर केशव गोविंद शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? केशव गोविंद शासन कर रहे थे। ये भी आप माइंड में सेट करके रख सकते हैं। चीजें क्या क्लियर? तो मराठों के टाइम पर कौन से विदेशी यात्री आया था जी? तो मराठों के टाइम पर कोलब्रुक आए थे, केशव गोविंद का काल चल रहा था, ठीक। तो यहाँ तक चीजें आपको दोनों ही पॉइंट को याद रखना। देखो कैसे कोलब्रुक, कैसे केशव गोविंद, ऐसे करके आप चीजों को लिंक कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ मराठा शासनकाल में निम्न स्थानों में विद्रोह हुए थे। ये बेहतरीन प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में जिस टाइम पर मराठों का शासनकाल चल रहा था उस टाइम पर क्या बोला जा रहा है, कौन कौन से स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो समझना, जिस टाइम पर मराठों का शासन चल रहा था उस टाइम पर धमधा में युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, बरगढ़ और तारापुर, तीनों नाम याद रखोगे। मराठों के शासनकाल में कहां-कहां पर विद्रोह हुआ था? नहीं दिख रहा है, टेंशन नहीं लो, मैं बोल रही हूं ना, उसको आराम से सुन सकते हैं। और अगर बोर्ड में लिखा हुआ ही देखना है तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख लीजिएगा, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से दिखेंगी। क्लियर है क्या? लेकिन अभी जितना मैं बता रही हूं बेटा उसको याद करने की कोशिश करो आप लोग। क्लियर? तो मराठों के शासनकाल में कहां-कहां पर विद्रोह हुआ था या कहां-कहां पर युद्ध हुआ था? तो आप बताएंगे मराठों के शासनकाल में यहां पर 3 जगह पर विद्रोह हुआ था। 3 जगह कहां-कहां पर हुआ था बेटा? तो एक तो आपके धमधा में हुआ था, एक बरगढ़ में हुआ था, एक तारापुर में हुआ था। मेरे साथ बोलो, एक धमधा में हुआ था, एक बरगढ़ में हुआ था, एक तारापुर में हुआ था। एक बार और, धमधा में हुआ था, बरगढ़ में हुआ था, तारापुर में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 100% चांसेस है आने के, इसलिए आपको याद रखना है धमधा, बरगढ़ और एक और मैंने कौन सा बताया, तारापुर। क्लियर? ये तीनों नाम याद रखेंगे जहां विद्रोह हुआ था, किसके टाइम पर? मराठों के शासनकाल में। चीजें हमारी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाला मराठा शासक का नाम क्या था? आप सब गए होंगे रतनपुर, क्या हो रतनपुर, जब आप राम टेकरी जाएंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर एक मंदिर है, ठीक है। किसका मंदिर है? राम जी का मंदिर है। तो वो जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था ये पूछा जा रहा है। रतनपुर का महामाया मंदिर के बारे में आप सब जान रहे होंगे, लेकिन महामाया दर्शन करने के बाद जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पर राम जी का मंदिर भी अपने को दिखाई देता है, राइट। तो ये जो राम जी का मंदिर है ना बेटा, ये बिंबाजी भोसले ने ही बनाया हुआ है। किसने बनवाया है? बिंबाजी भोसले ने बनवाया है। तो याद रखेंगे रतनपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाले जो शासक है उनका क्या नाम है? बिंबाजी भोसले। इस राज्य में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का क्या अर्थ होता था? यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं पूछ दूं तुम लोगों से कि मराठा काल में मोकासा ग्राम किसको कहते थे? मोकाशा, ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता था? आप क्या आंसर करेंगे? बताओ जिसको पता है, आंसर करो जल्दी से मेरे को। मोकासा, मराठा काल में एक शब्द यूज होता था मोकासा, ठीक है, मोकासा ग्राम। तो ये मोकासा ग्राम किसको कहा जाता था? तो आपको याद रखना है मोकासा ग्राम एक ऐसा ग्राम होता था बेटा जिसको दान में दे दिया जाता था। जब ऊपर हमने देखा था ना, बिंबाजी भोसले अपने एक सैनिक से, मोहम्मद खान से खुश हो जाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, मदनगढ़ किला के अंतर्गत जो 5 क्षेत्र आता था वो 5 के 5 क्षेत्र दान कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे ना, इन लोगों के टाइम पर दान देने का, जमीन दान दे दिया, कोई जगह दान दे दिया, कोई गांव दान दे दिया, ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहती थी। तो इसीलिए वह क्षेत्र या वह गांव जो दान में दे दिया जाता था उसे ही मोकासा क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? मोकासा क्षेत्र या मोकासा गांव के नाम से जाना जाता था। तो मोकासा क्या है जान रहे हैं अपन? क्या दान दिया गया जो ग्राम है उसे ही हम मोकासा ग्राम के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर उपभवन कब किया था? उपभवन का क्या मतलब होता है? उपभवन मतलब अपना अधिकार स्थापित करना, प्रत्यक्ष रूप से शासन करना, अपना भवन बना करके यहाँ बैठ जाना, बिल्कुल कुंडली मार करके बैठ जाना, उसी के लिए हम उपभवन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो मराठे हैं वो छत्तीसगढ़ पर उपभवन कब किए थे? तो आप बताएंगे 1758, यही समय है ना जब बिंबाजी भोसले यहाँ पर आए हुए थे। क्लियर? तो आपको चीजों याद रखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ मराठा शासनकाल के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? आप बताएंगे कि जब मराठा शासन चल रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, जो प्रांत है उसको परगनों में बांट दिया गया था और परगना का जो मेन अधिकारी होता था उसको हम कमाविसदार कहते थे। ये तो हमको याद हो चुका है। लेकिन अलग अलग विभाग की देखरेख के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया गया था और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो
तो वहीं से एक प्रश्न बनकर के फिर आया है कि जो राजकोष का अधिकारी होता था, जो राजकोष पर नियंत्रण रखता था, जो राजकोष की देखरेख करता था, तो उस राजकोष के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आप बताएंगे मराठा काल में जो राजकोष का अधिकारी होता था उसको पोतदार कहते थे। क्या कहते थे बेटा? पोतदार कहते थे। कैसे याद रखोगे? तो हमेशा कोष को कैसे करना चाहिए? अच्छे से लीप पोत करके रखना चाहिए। लीप पोत के रखना चाहिए मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए। जब आप कोष को अच्छे से लीप पोत कर साफ सुथरा रखोगे ना तो वहां पर लक्ष्मी ठहरती है। कहते हैं ना लक्ष्मी माता चंचला है, उनको साफ सफाई पसंद होता है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि जो कोष का मेन हेड होता था उसको क्या कहा जाता है? पोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोतदार कहा जाता था। तो यहां से चीजों को क्या करना है आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है देखिए। अगला है मराठा प्रशासन के द्वारा छत्तीसगढ़ में ग्राम प्रधान के पद को किस नाम से जाना जाता था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। आप ध्यान रखेंगे जब मराठा प्रशासन आया तो यहाँ पर जो ग्रामीण वाला इलाका होता था, जो गांव वाला इलाका होता था, तो यहाँ का जो हेड होता था बेटा उसको गौटिया कहा जाता था। कब कहा जाता था? मराठा काल में कहा जाता था। तो मराठा काल में गांव के हेड को क्या कहा जाता था? तो मराठा काल में गांव का जो हेड होता था उसको गौटिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौटिया। वर्ष 1758 में छत्तीसगढ़ को मराठों द्वारा जीत लिया गया और खाली स्थान को शासक के रूप में, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बिंबाजी भोसले को, है ना। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी उसका दायित्व बताइए। अब देखो परगना होता था, परगना का मतलब ऐसा है ना कि आपके प्रांत को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया जिसको हम परगना कहते थे। अब ये परगना में एक ही जाने तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी होते थे जो अलग अलग विभागों को देखने का काम करते थे, राइट। तो इसी में से जो पोतदार होता था, हमने अभी देखा ना पोतदार क्या होता था बेटा? तो जो पोतदार है वो परगने के खजांची के रूप में काम करता था। जो परगना है उसके कोष का ख्याल रखता था। तो इस शब्द में भी, इस लैंग्वेज में भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक। तो आपको बताना है कि पोतदार कौन होता था? तो यह परगने का खजांची के रूप में काम करता था। सीधे पूछ देगा खजांची के रूप में कौन नियुक्त था? तो आप बताएंगे खजांची के रूप में पोतदार होता था। कौन होता था? पोतदार होता था। खजांची, खजांची के रूप में कौन होता था बेटा? पोतदार। दूसरा बड़कर, बड़कर यह भी एक अधिकारी का नाम होता था। ये कहाँ का अधिकारी होता था? तो जो बड़कर है वो सामान्य स्थिति की सूचना देता था। क्या करता था? सामान्य स्थिति की सूचना देता था। इसको आप आराम से याद रख सकते हो। अब लोगों को मान लो तुम्हारे बारे में कोई न्यूज मिल गया, अब उसको अगले पास जाकर सूचना देना है, कैसे देगा? सूचना को बढ़ा चढ़ाकर देगा ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं बड़कर। बड़कर मतलब बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाता था बेटा? सूचना दिया जाता था। तो ये ट्रिक से आप याद रखोगे बड़कर, तो बढ़ा चढ़ाकर क्या करना है? सूचना देना है। तो जो सूचना देने वाला होता है उसको क्या कहा जाता था? बड़कर। ये ट्रिक आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो, है ना। तो चीजें ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बरार पांडे। ये बरार पांडे क्या काम करता था जी? पांडे जी क्या करते थे? तो देखिए जो बरार पांडे है ये कृषि उत्पादकता पर लगान तैयार करता था। बरार पांडे क्या करते थे? तो जो कृषि उत्पादकता है ना, इस पर लगान तैयार करने का काम करते थे। कृषि उत्पादकता पर लगान तैयार करने का काम कौन करता था बेटा? तो कृषि उत्पादकता पर लगान जो फिक्स करना है या लगान तय करना है वो काम बरार पांडे का होता था। किसका होता था? बरार पांडे का होता था। नेक्स्ट है हमारा फडणवीस। ये फडणवीस क्या काम करते थे? तो जो फडणवीस है ये परगना के राजस्व अभिलेख को तैयार करते थे। फडणवीस क्या करते थे? तो जो फडणवीस है वो अभिलेख तैयार करते थे। किसके? राजस्व पर। फडणवीस क्या करते थे? परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करते थे। राजस्व अभिलेखों को तैयार करते थे। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अभिलेख मतलब आज के टाइम का हम मैसेज बोल सकते हैं। और नॉर्मली लोग कैसे मैसेज ढूंढते हैं अपने स्टेटस में डालने के लिए? कुछ मोटिवेशन वाले स्टेटस ढूंढते हैं, कुछ लोग एटीट्यूड वाला ढूंढते हैं। मतलब ऐसी लाइन लिखी हो जिसको जब सामने वाला सुने तो क्या हो जाए? सामने वाला सुने तो एकदम ज्यादा हाथ में आ जाए उसका, है ना। तो ऐसा टाइप वाला। तो आपको याद रखना है फडणवीस। तो फडणवीस क्या काम करता था? अभिलेख लिखने का काम करता था। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान क्या किया था? क्वेश्चन दब गया आपको, देखो क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब कौन रखता था? तो आय और व्यय का हिसाब फडणवीस रखते थे। कौन रखते थे? फडणवीस रखते थे। कौन रखते थे? फडणवीस रखते थे। कौन रखते थे? फडणवीस रखते थे। आय व्यय का हिसाब कौन रखता था? फडणवीस। चीजें क्लियर? जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर और उसके अर्थ की हम थोड़ी सी बात करेंगे। मतलब मराठा काल में कौन कौन सा कर लगता था और किस किस जगह पर लगता था और उस कर का क्या क्या नाम था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कहां गया? चलो छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर और बुक लेकर क्या करोगे? पीडीएफ ले लेना सीधा, ठीक है। ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर, कुछ कर होते थे और उस कर का अर्थ क्या होता था ये बताया गया है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले एक कर होता था जिसको टकोली कहा जाता था। टकोली क्या कहते थे बेटा? टकोली। तो ध्यान रहे जमींदार द्वारा देय वार्षिक नजराना, मतलब जमींदार जो वार्षिक नजराना देते थे इसे क्या कहा जाता था? इसे आपका टकोली कहा जाता था। तो जो जमींदार है ये जो वार्षिक नजराना मतलब क्या होता है? वार्षिक टैक्स जो देते थे। कौन? जमींदार। तो जमींदार जो वार्षिक टैक्स देते थे, वार्षिक नजराना देते थे, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे आपका टकोली कहा जाता था। दूसरा है कलाली, सॉरी सायर। सायर कौन होता था? तो सायर शायरी बोलने वाला नहीं होता था यहाँ पे ना। सायर होता था जो आयात निर्यात एवं विक्रय कर लिया करता था। ठीक, हम क्या बात कर रहे हैं? कर और उसका अर्थ की हम बात कर रहे हैं। सायर क्या होता था? सायर भी एक कर है। इसका मतलब क्या होता था? तो आयात निर्यात एवं विक्रय कर, इसी को सायर कहा जाता था। आयात निर्यात और जो विक्रय कर है इसके लिए एक शब्द यूज होता था जिसको सायर कहा जाता था। याद हुआ क्या आपने को? क्लियर। तीसरा है कलाली। कलाली कैसा होता था बेटा? तो जो कलाली है ना ये मादक पदार्थ और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क होता था। मतलब शराब और आप बेचना है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा ना, तो ये लाइसेंस शुल्क जो होता था उसी को कलाली कहा जाता था। याद रहेगा क्या आपने को? तो शराब पीने के बाद सब काली रूप धारण कर लेते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो शराब पर लगने वाला कर कलाली कहलाता था। आय व्यय या विक्रय वाला क्या कहलाता था? तो वो सायर कहलाता था। ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा पंडरी। पंडरी क्या होता था? तो पंडरी भी एक प्रकार का कर है। इसका क्या मतलब होता है? तो गैस कृषि व्यवसाय पर लगने वाला कर। याद रहेगा क्या? पंडरी क्या होता था बेटा? पंडरी यह जो है कृषि व्यवसाय पर लगने वाला कर होता था। पंडरी क्या होता था? कृषि व्यवसाय पर लगने वाला
होता था। सेवई क्या है जी? तो सेवई खाने वाला सेवई नहीं है ना, ये सेवई क्या है? तो यह भी एक कर है। कैसा कर है? तो यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। आया क्या समझ में? सेवई क्या होता था? तो बहुत सारे अस्थायी कर होते थे। अस्थायी कर मतलब एक मुश्त नहीं होता था कि हमेशा तुमको एक कर को देना है, कभी कभी एक कर को देना पड़ता था। तो बहुत सारे अस्थायी जो कर होते थे, उनका जो समूह होता था उसे सेवई कहते थे, जिसको आप अर्थदंड या